हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं राज्यसभा टॉपिक के ऊपर, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऊपर। और ये हमारी जो क्लास रहेगी वो क्लास 4 रहेगी। इससे पहले हमारी 3 क्लासेज आ चुकी हैं, जिसके अंदर हमने संसद के बारे में और लोकसभा के बारे में वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज हम राज्यसभा के बारे में वर्णन करेंगे। राज्यसभा, जिसको आप जानते हो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से। तो दोस्तों, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसके जो उपनाम है, ये प्राचीन नाम है। इनके बारे में हमने पुरानी वीडियो है उनके अंदर भी डिस्कस किया है। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे भी बताना चाहेंगे, और उसके बाद फिर राज्यसभा की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं राज्यसभा को लेके, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा है, इसको पहले हम इसको प्राचीन नाम जो था इसका राज्यसभा का, वो प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स से इसको राज्यसभा कब कहा जाने लगा? तो ये जो प्राचीन नाम था, इस नाम से जो ये नाम मॉडिफाई होके आया है राज्यसभा, तो ये कब आया है? तो ये आया है 23 अगस्त 1954 को, यानी कि 23 अगस्त 1954 से पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर क्या होता है? ब्रिटेन के अंदर इस राज्यसभा को, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है ब्रिटेन के अंदर। अगर मैं बात करूं यूएसए की, अमेरिका की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की, तो अमेरिका के अंदर इसको बोला जाता है सीनेट। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के अंदर इसको क्या बोला जाता है? अमेरिका के अंदर इसको बोला जाता है सीनेट। ठीक है, यानी कि जो उच्च सदन है, ऊपरी सदन है, ये इसको सीनेट के नाम से संबोधित किया जाता है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के बारे में ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके अलावा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बात करते हैं कि जो राज्यसभा है, इसका गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी ठीक 14 दिन की बात करूं मैं, इसके ठीक 14 दिन के बाद, यानी कि ठीक 14 दिन बाद, तो 14 दिन बाद क्या हो जाएगा? इसके ठीक 14 दिन बाद हो जाएगा यहाँ पे 17 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल को गठन हुआ था। वो किस चीज का हुआ था? वो हुआ था लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का। हमने ये पहले भी बता चुके हैं आपको, लेकिन दोबारा क्यों बताया है? ताकि आपको दोनों चीजें आपको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके याद रह जाएं। ठीक है, तो 3 अप्रैल को गठन हुआ था राज्यसभा का। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पहली बैठक की। अगर आपसे क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, या फिर आपसे पूछे कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि संसद की पहली बैठक कब हुई। तो संसद की पूछे, राज्यसभा की पूछे, किसी की भी पूछे, तो पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक हुई थी मई 1952। अब डेट पूछ ले कि मई की डेट कौन सी थी, तो वो थी 13 मई। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 13 मई 1952 को राज्यसभा की, संसद की, लोकसभा की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। अब इसके बारे में थोड़े से और क्वेश्चन बनते हैं राज्यसभा के, कि राज्यसभा है जो, इसको उपनाम क्या क्या दिए गए हैं, कि इसके नाम क्या क्या है, किस किस नाम से राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं? तो राज्यसभा को बोलते हैं राज्यों का सदन। ठीक है, क्या बोलते हैं? राज्यों का सदन। अब इसको राज्यों का सदन क्यों बोलते हैं? राज्यों का सदन, या फिर आप कह सकते हो हाउस ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ स्टेट्स। अब इसको राज्यों का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जो राज्यों का एवं संघ शासित क्षेत्र है उनका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जबकि लोकसभा है वो क्या करती है? आपकी संपूर्ण भारतवर्ष के जो राज्य हैं उनका, और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नेतृत्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन ये सिर्फ राज्यों, यानी कि राज्यों का मतलब क्या है? जो भारत के अंदर वर्तमान की बात करूं मैं, 28 राज्यों का करती है, और मैं बात करूं 8 यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको कि ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कब हुए, 9 केंद्र शासित प्रदेश किस टाइम पीरियड के दौरान रहे, और आपके इससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, तो उनका टाइम पीरियड क्या था। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो इसी वजह से मैं बार बार इन बातों को रिमाइंड नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सभी वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं, तो फिर उनको ये लगेगा कि नया कुछ नहीं है इस वीडियो में। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको हर वीडियो में कुछ नया दें। अब देखो दोस्तों, मैंने उपनाम बताया राज्यों का सदन, इसको बोलेंगे हाउस ऑफ स्टेट्स बोलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके दूसरे नाम की, इसको बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं? अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब क्या है? उच्च सदन,
इसको उच्च सदन क्यों बोला जाता है भाई? इसको उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी जो उम्र होती है, न्यूनतम उम्र, ठीक है, मिनिमम एज, न्यूनतम उम्र कितनी होती है उनकी होती है 30 वर्ष। जबकि लोकसभा की मैं बात करूं तो उनकी होती है 25 वर्ष। अब वो इनसे उम्र में थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या नाम से और संबोधित करते हैं? इसको बोलते हैं बड़ों का सदन, ठीक है, बड़ों का सदन। इसके अलावा आप इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? ओके, बड़ों का सदन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। अब ये जो द्वितीय सदन मैंने आपको बताया है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, यानी कि सेकंड चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर लोकसभा को बोला जाता है और सेकंड चैम्बर बोला जाता है राज्यसभा को। तो ये भी आपको थोड़ा अच्छे से माइंड के अंदर सेट कर लेना है। तो ये सारी बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 80 की ही बातें करेंगे अभी। अनुच्छेद 80 के अनुसार हम थोड़ा सा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो राज्यसभा की सीटें हैं, थोड़ा सा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था लेकिन हल्का सा आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि इसकी जो सीटें होती हैं वो सीटें कितनी हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम सीटों की तो इसकी जो मैक्सिमम सीटें हैं वो है 250, ठीक है। और प्रेजेंट की बात करूं कि भाई वर्तमान के अंदर इसकी कितनी सीटें हैं, तो प्रेजेंट के अंदर इसकी 245 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। इन 245 सीटों को कैसे बांटा गया है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखा है। अब देखो, ये जो सीटों का वर्णन मिलता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटों का वर्णन या सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो इनका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान की अनुसूची 4 के अंदर, ठीक है, यानी कि शेड्यूल 4 के अंदर इनका वर्णन मिलता है, राज्यसभा की सीटों का वर्णन मिलता है। तो किस राज्य के अंदर कितनी सीटें होंगी, ये प्रावधान है आपका अनुसूची 4 के अंदर। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सीट्स की, यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर मैक्सिमम सीट है राज्यसभा की, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीट की बात कर रहा हूं मैं, यूपी की, उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की, उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल, और फिर हम बात करेंगे बिहार की, ठीक है दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखो, यूपी की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सीट है 31, सर्वाधिक सीटें किसकी हैं? यूपी की हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा की। अगर लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? यूपी की है। कितनी सीट बताई थी मैंने प्रीवियस वीडियो में? 80 सीटें बताई थी, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की दूसरे नंबर पे लोकसभा की मैंने बताई थी आपको 48 सीटें, थोड़ा सा आप उसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यूपी की 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र की यहाँ पे 19 सीटें हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु की 18 सीटें हैं। अब देखो दोस्तों, मैं तमिलनाडु के बारे में 18 सीटों से एक और क्वेश्चन बता देता हूं। अब जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश हुआ करता था पहले, आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? इसका विघटन हो गया, यानी कि 2 राज्य बन गए। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश की टोटल 18 सीट हुआ करती थी, अब इन दोनों की 18 सीटें हैं। 18 सीटों को कैसे बांटा गया है? 11 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और 7 सीटें हैं तेलंगाना की। तो आपको थोड़ा सा माइंड में ये भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी हुआ करती थी, तो आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी हुआ करती थी? 18 सीटें हुआ करती थी। यानी कि इन सीटों को कैसे डिवाइड किया गया है? अब तेलंगाना बनने के बाद इनको डिवाइड किया गया है। 11 आंध्र प्रदेश की है और 7 किसकी हैं? तेलंगाना की है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की। तो 16 सीटें हैं पश्चिम बंगाल की और 16 सीटें ही हैं बिहार की। उसके बाद जैसे हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा से यहाँ पे कितनी सीटें हैं? हरियाणा से यहाँ पे राज्यसभा की सिर्फ 5 सीटें हैं, ठीक है, हरियाणा से 5 सीटें हैं। अगर लोकसभा की बात करूं मैं हरियाणा से, तो लोकसभा की हरियाणा की कितनी है? 10 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों,
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम सीट्स की, तो मैक्सिमम सीट से ही क्वेश्चन बन सकता है। मिनिमम सीट से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही कम है। क्यों है कम, वो देखो। अब जो कम से कम सीट वाले 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? 5 से भी ज़्यादा हैं जिनकी एक सीटें हैं। अब जिनकी एक सीटें हैं ना, वो कौन कौन से राज्य हैं? आपने 7 सिस्टर का नाम सुना होगा, 7 सिस्टर। इन 7 सिस्टर में से एक ऐसा राज्य है असम। असम को छोड़कर जितने भी आपके 7 सिस्टर के राज्य बच गए, यानी कि 6 बच गए, तो वो 6 के 6 एक सीट रखते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल है। अरुणाचल के बाद हम बात करते हैं मेघालय की, फिर हम बात करते हैं मिजोरम की, ठीक है, फिर हम बात करते हैं नागालैंड की, फिर हम बात करते हैं त्रिपुरा की। इसके अलावा कौन सा रह गया इसके अंदर से? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। तो 6 राज्य आपके ये हो गए जिनकी एक एक सीटें हैं। अब असम को छोड़ के 6 राज्य की तो एक एक सीट तो ये हो गई। अब यहाँ पे असम की बजाय हम दूसरा राज्य ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। असम की बजाय दूसरा राज्य कौन सा ले लेते हैं? यहाँ पे सिक्किम ले लेते हैं। तो सिक्किम जो है, सिक्किम की भी क्या है? एक सीट है। इसके अलावा गोवा है, गोवा की भी क्या है? एक सीट है, ठीक है। तो आप गोवा और सिक्किम, यानी कि 6 तो 7 सिस्टर में से एक गोवा है और एक सिक्किम है, तो इनकी भी क्या है? एक एक सीट है। इसके अलावा मैं यूटी की बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं, तो 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके अंदर राज्यसभा की सीटें हैं। तो राज्यसभा की सीटें 2 ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्यों है? प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया भी है बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां पे ही ऐसे 2 स्टेट है जहां पे विधानसभा है, वहीं पे राज्यसभा की सीटें मिलेंगी, ठीक है। तो वो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 3 सीटें हैं राज्यसभा की। और अगर मैं बात करूं पुडुचेरी की, ठीक है, पुडुचेरी, तो पुडुचेरी की मैं बात करूं तो वहां पे एक सीट है। तो एक सीट पुडुचेरी की है और 6 आपके ये राज्य हो गए, और एक सिक्किम हो गया, एक गोवा हो गया और एक पुडुचेरी हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम स्टेट्स ऐसे हैं और यूटी हैं जिनकी एक सीट है, तो उसके क्वेश्चन थोड़े से कम बनने के चांस हैं और मैक्सिमम वाले थोड़े से बनने के ज़्यादा चांस है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो, अब हम राज्यसभा की सीटों के बारे में थोड़े से और कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। आगे देखते हैं। अब देखो, आपने एक चीज तो नोट की होगी भाई, कोई ऐसा राज्य है जिसके अंदर कम सीटें हैं, कोई ऐसा राज्य है जिसके अंदर ज्यादा सीटें हैं। ये ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ पे क्या है, राज्यसभा की जो भी सीटें निर्धारित की गई है संसद के द्वारा, वो निर्धारित की गई है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि जो जनसंख्या रहेगी जिस क्षेत्र की, उसके अनुसार ही राज्यसभा की सीटें होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं यूएसए की। अगर यूएसए की जैसे राज्यसभा के समांतर कोई सदन है तो वो कौन सा है यूएसए के अंदर, यानी कि ऊपरी सदन राज्यसभा का कौन सा है राज्यसभा की तरह? यूएसए के अंदर है सीनेट। थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, सीनेट। अब सीनेट के अंदर क्या होता है, जो राज्यसभा की सीटें हैं ना सीनेट के अंदर, तो सीनेट के अंदर जो सीटें हैं उनको जनसंख्या के आधार पर नहीं बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या है कि जनसंख्या के आधार पे बांटा गया है, तो यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे नहीं बांटा गया, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जनसंख्या के आधार पर नहीं बांटा गया। वहां पे क्या है, यूएसए के अंदर 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। और 50 राज्य की मैं बात करूं, प्रत्येक राज्य से, ठीक है, 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से कितनी सीटें हैं? प्रत्येक राज्य से 2 सीटें हैं। तो इसलिए टोटल इनकी सीटें कितनी हैं? तो टोटल सीट्स की बात करूं मैं, तो टोटल सीट्स यहां पे रहेंगी सीनेट की 100, ठीक है। तो 100 सीटें आपकी टोटल है सीनेट के अंदर। जबकि भारत के अंदर क्या है, जो ये सीटें हैं वो किसके आधार पर हैं? वो जनसंख्या के आधार पर हैं। तो थोड़ा सा आपको इसको भी माइंड में रखना है। उसके बाद थोड़ा सा एक अच्छा और क्वेश्चन बता देता हूँ नोट डाल के, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये अब जो बताने जा रहा हूँ। जैसे लोकसभा है, लोकसभा के अंदर क्या है भाई, लोकसभा के अंदर सीटें क्या है? आरक्षित हैं, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन के अंदर आती हैं। रिजर्वेशन के अंदर आती हैं तो यानी कि लोकसभा के अंदर कितनी आरक्षित सीटें हैं? लोकसभा की अगर मैं बात करूं, पहले 79 होती थी अनुसूचित जाति के लिए और ये 41 होती थी अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। अनुसूचित
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए। तो यहाँ पे जो ये सीटें थी ये इस तरह से थी। कब थी ये आरक्षित सीटें? ये 2008 का जो प्रीसीमन आयोग था उसके अनुसार थी। 2008 के प्रीसीमन आयोग के अनुसार ये अनुसूचित जाति और जनजाति की ये सीटें थी, ठीक है। उसके बाद 2008 के बाद जो संशोधन हुआ था उसके अंदर क्या बताया गया, इन सीटों को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। 79 से ये सीटें कितनी हो गई थी, 79 से ये सीटें बढ़ के हो गई थी 84, और ये सीटें बढ़ के कितनी हो गई थी, 47 हो गई थी। तो इस तरह से लोकसभा के अंदर क्या है, आरक्षित सीटों का प्रावधान है। अब मैं बताने वाला क्या हूं वो क्वेश्चन सुनिए। मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अंदर सीटों का, आरक्षित सीटें हैं उनका प्रावधान है, जबकि राज्यसभा में, नोट डाल के लिखना है दोस्तों, राज्यसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो राज्यसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी सीट नहीं है आपकी आरक्षित राज्यसभा में, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे करते हैं। अब हम अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोगों के साथ चुनाव प्रणाली को लेके। अब राज्यसभा के जो ये सदस्य हैं इनकी चुनाव प्रणाली क्या है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको उस चुनाव प्रणाली के बारे में, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पे मैं आपको समझा नहीं पाया था टाइम कम होने की वजह से। अब यहाँ पे हम संपूर्ण राज्यसभा का चैप्टर है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जो राज्यसभा का चुनाव है इसकी प्रणाली क्या है, तो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो प्रणाली अपनाई गई है वो है आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये प्रणाली अपनाई गई है चुनाव के लिए राज्यसभा के अंदर। तो ये जो प्रणाली है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, दो तरह की होती है, दो तरह की प्रणाली होती है। एक जो प्रणाली होती है उसका नाम है आनुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं वैसे आप, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली, एक ही बात है, ठीक है। जो दूसरी है, सेकंड टाइप है, वो है सूची व्यवस्था, सूची व्यवस्था, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, यानी कि भारत की। भारत के अंदर ये जो सूची व्यवस्था प्रणाली है इस प्रणाली को नहीं अपनाया गया, ठीक है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली है, इस जो चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है भारत के अंदर। तो किस किस के चुनाव के अंदर अपनाया गया है इस चुनाव प्रणाली को, पहले तो मैं इसका एक और नाम बता देता हूं आपको। इसको आपने देखा होगा एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के नाम से, या फिर आपने देखा होगा एकल हस्तांतरणीय मतदान आनुपातिक मतदान प्रणाली, ठीक है। अब देखो आनुपातिक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आ ही गया है। तो संपूर्ण नाम की मैं बात करूं तो संपूर्ण नाम तो आपका रहेगा एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। ऐसा शॉर्ट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही भाग है, इसीलिए यहाँ पे आनुपातिक जो है वो यहाँ पे आ गया। आनुपातिक को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है भाई इनमें से आपका जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो वो कौन सी चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, यहाँ पे आनुपातिक लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। जो देखो आनुपातिक मतदान प्रणाली ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये जो प्रणाली है ये प्रणाली किस किस के चुनाव के अंदर अपनाई जाती है इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो नाम आपने शायद
सुना है, ये बहुत ही कम सुना होगा, एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। ये जो नाम है ये भी इसी का नाम है और ये भी इसी का नाम है। ये तीनों के तीनों जो चुनाव प्रणाली है ये किस किस के चुनाव के अंदर अपनाई गई है, यानी कि ऐसे कौन कौन से पद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के लिए, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो उपराष्ट्रपति के लिए। अब उपराष्ट्रपति आ गया है तो आपको पता है राष्ट्रपति के लिए भी यही है। ऊपर नीचे नाम है भाई, पहले राष्ट्रपति का नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, तो राज्यसभा का मैंने सभापति लिख दिया। उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है, चाहे आपका राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे आपका विधान परिषद का सदस्य हो, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य हो, यानी कि विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, ठीक है। आपको पता भी होगा विधान परिषद आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बॉयज के लिए ये क्वेश्चन है, स्पेशली बॉयज के लिए क्वेश्चन क्या है कि भारत के अंदर ऐसे कितने राज्य हैं, वर्तमान की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है, वर्तमान में बताना है आपको। अब जम्मू कश्मीर वाला खत्म हो गया है, ठीक है, तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत के अंदर ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है, ठीक है, आपको ये बताना है। ये सिर्फ क्वेश्चन बॉयज के लिए है। कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे थे, ये आपके जो चार नाम बताए हैं मैंने आपको, इनकी जो चुनाव प्रणाली है वो ये चुनाव प्रणाली है। और जो क्वेश्चन मैंने अभी ये दिया है ये बॉयज के लिए था, और साथ में इससे पहले की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन का आंसर दिया है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो वो इम्पैक्ट एकेडमी की एक स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, जो गर्ल्स हैं, उन्होंने जो आंसर दिए हैं, उन्होंने आंसर दिया है सिर्फ गर्ल्स के क्वेश्चंस का, उसका नाम है प्रियंका सैनी। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के दोनों क्वेश्चंस का आंसर दिया है, वो भी इम्पैक्ट की स्टूडेंट है, उनका नाम है रीनू जांगड़ा, ठीक है। तो ये दो ऐसे बच्चियां हैं जिन्होंने आंसर दिया है लास्ट की प्रीवियस वीडियो की जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका। तो आज हमने जो क्वेश्चन आपसे किया है वो बॉयज के लिए किया है अभी तक। तो बॉयज का क्वेश्चन क्या है कि विधान परिषद के अंदर ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर अभी भी विधान परिषद कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये एक बार आप इसको जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो आगे, ये जो आपकी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है ये किस तरह से होती है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो, मान के चलो कोई भी वोटर है, ठीक है भाई, कोई भी वोटर है, यहां पे मतदान कौन करेगा, सबसे पहली बात तो यही आ गया। अब राज्यसभा के सदस्य है, उनका चुनाव होगा, तो उनका चुनाव के अंदर मतदान कौन करेगा। प्रीवियस वीडियो मैंने जैसे आपको बताया भी है, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है उनके अंदर कौन चुनाव मतदान करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि विधानसभा के जो चुने गए सदस्य हैं वही क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए मतदान करते हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब देखो यहां पे मान के चलो कोई भी एक व्यक्ति है, वोटर है, ए नाम का कोई व्यक्ति वोटर है, ठीक है, और इसको वोट करना है। इसके सामने ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। अब जैसे एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात करूं, बीजेपी है, ठीक है, दूसरी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उसके बाद तीसरी पार्टी बीएसपी की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सीपीआई की, ठीक है। मान के चलो ये चार ऑप्शन है भाई, ये चार पार्टीज हैं और ये ए नाम का एक व्यक्ति है, ये अपना वोट किसको डालेगा। तो ये जो अपना वोट डालता है ना वो किस तरीके से डालेगा, यानी कि इस जो प्रणाली है इस प्रणाली के अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे मान के चलो बीजेपी है, बीजेपी को इसने चॉइस दे दी अपनी, ये सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे इसको चॉइस दे दी इसकी, और थर्ड नंबर पे चॉइस सीपीआई को दे दी, और फोर्थ नंबर पे चॉइस दे दी बीएसपी को। यानी कि मान के चलो कि जो इसने अपना वोट है वो वोट किसको दिया है, सबसे पहले इसने जो चॉइस दी है वो किसको दी है, आईएनसी को दी है। सेकंड नंबर पे चॉइस किसको दी है, बीजेपी को दी है, उसके बाद थर्ड पे इसको और फोर्थ पे इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने लिखा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली, यानी कि एकल संक्रमणीय। अब एकल संक्रमणीय हो गई, सिंगल, आप ये भी कह सकते हो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये जो प्रणाली है इसके तहत, यानी कि एक व्यक्ति है, ये अपना वोट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर कैसे कर दिया भाई, इसने इसको भी वोट दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, वोट सभी को दे दिया। इसने सभी को अपनी चॉइस दे दी, किसी को पहले नंबर पे, किसी को दूसरे नंबर पे, किसी को तीसरे नंबर पे। अनुपात, यानी कि इनको अनुपात के अनुसार, भाई इसको इस अनुपात के अंदर, इसको इतने, इस अनुपात के अंदर इतने वोट मिले, इसको इस अनुपात के अंदर इतने वोट मिले। तो इस तरह से इनका जो चुनाव होता है वो इस प्रणाली के तहत होता है। जबकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है और उसके अंदर एक ही सदस्य को, एक ही पार्टी को वोट करना होता है। ठीक है, उसके पास पार्टियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने एक ही वोट को एक ही पार्टी को डालता है। ठीक है, इसके अंदर जो लोकसभा होती है उसके अंदर जो वोटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर अग्रता ही विजेता, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, वो प्रणाली अपनाई गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। अब एक क्वेश्चन और बनता है, अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। आरपीए एक्ट की अगर मैं बात करूं, आरपीए एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, इसके तहत इस प्रणाली को नाम क्या दिया गया है, इस प्रणाली के तहत क्या है, यानी कि एकल संक्रमणीय खुला मतदान प्रणाली। अब देखो यहां पे है खुला शब्द, और राष्ट्रपति का आपने देखा होगा यहां पे मिलेगा आपको गुप्त शब्द। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंदर जो प्रणाली अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, जबकि राज्यसभा के सदस्य के अंदर एकल संक्रमणीय खुला मतदान प्रणाली अपनाई गई है। किसके तहत है ये एक्ट है आरपीए का 1950-1951, और ये जो व्यवस्था शुरू की गई थी ये 2003 से व्यवस्था शुरू की गई थी, 2003 से। इसके तहत होता क्या है, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य का जो वोट करता है ना, जो भी एमएलए होते हैं वोट करते हैं, वो अपना मत क्या कर सकते हैं, दिखा के वोट करते हैं, यानी कि वो अपना मत दिखा सकते हैं, उनको इसकी पावर है कि वो अपने मत को दिखा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, आप ये सोच रहे होंगे, आपने देखा होगा 2003 से पहले भाई मान के चलो कोई पार्टी सत्ता के अंदर है, बीजेपी मान के चलो सत्ता के अंदर है, लेकिन राज्यसभा की जो सीटें हैं वो सर्वाधिक किसके पास आ रही हैं, वो सीटें ज़्यादातर कांग्रेस के पास जा रही हैं, या फिर कांग्रेस सत्ता में है वो सीटें बीजेपी की ज़्यादा आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था कि जो क्या होते, जो अधिक पैसे वाले होते थे, धनाढ्य होते थे, अमीर लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो अपनी सीट को खरीद लेते थे, और वो सीट को खरीद के क्या कर लेते थे, अपने जो चुनाव है उस चुनाव के अंदर जीत जाते थे। अब क्या हुआ, जो पार्टी सत्ता के अंदर है अगर उस सत्ता के जो भी सदस्य हैं तो वो अपनी ही पार्टी को वोट दे मैक्सिमम, ऐसा हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये प्रणाली अपनाई गई जिसके अंदर उनके वोट का पता लग जाता है कि कौन सदस्य किसको वोट कर रहा है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसके अंदर क्या होता है, गुप्त मतदान प्रणाली होती है। जैसा कि आपने पता होगा कि जो मुलायम सिंह है 2012 के राष्ट्रपति चुनाव की बात करूं, उस समय शायद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस दौरान क्या हुआ, जो मुलायम सिंह यादव थे उन्होंने अपना मत दिखा दिया था, तो उनका मत कैंसिल कर दिया गया था। क्यों कर दिया था कैंसिल, क्योंकि मत दिखा नहीं सकते थे, किसके चुनाव के अंदर, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, खुला मतदान प्रणाली। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूं। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, अनुच्छेद 80 के तहत हमने ये सारी बातें की। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 83 की, ठीक है, अनुच्छेद 83 के बारे में। तो अनुच्छेद 83 हमें क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 83 के अनुसार है, अनुच्छेद 83 ये हमें बताता है कि दोनों सदनों की अवधि के बारे में, ठीक है, दोनों सदनों की अवधि, ठीक है, दोनों सदनों की अवधि। अब दोनों सदनों के बारे में हम लोकसभा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं,
हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा दोस्तों आपको पता है कि राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई थी? तो राज्यसभा जो गठित हुई थी वो आपकी 1952 में गठित हुई थी और आज तक यानी कि वर्तमान में भी राज्यसभा चल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है। यानी कि आप कह सकते हो कि राज्यसभा जो है वो निरंतर चलने वाली संस्था है, ठीक है, निरंतर चलने वाली संस्था है। तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाली संस्था है, जिसको आज तक कभी भी भंग नहीं किया गया है, ठीक है। हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है, ठीक है, वो कितना होता है? तो संविधान की अगर मैं बात करूं, संविधान के अनुसार क्या लिखा गया है? संविधान के अंदर लिखा गया है, जो संविधान में शब्दावली है उसके अनुसार लिखा गया है प्रत्येक सदस्य, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है, सदन के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदन के जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हैं, वो क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। अब देखो आप बात करोगे कि जैसे आपको पता है भाई जो आपकी राज्यसभा है 1952 में गठित हुई है। अब जो 1952 में चुने गए थे उनको 1954 के अंदर सिर्फ 2 साल के कार्यकाल के अंदर ही क्या किया? हटाया गया है, या इनको राज्यसभा का पद छोड़ना पड़ा। फिर जो 1956 में थे उनको यहाँ पे सिर्फ कितने साल हुए थे? 4 वर्ष हुए थे। इनको 4 वर्ष के बाद अपने पद को छोड़ना पड़ा था। फिर हम बात करें 1958 की, अब यहाँ पे जो सदस्य थे उनका संपूर्ण कार्यकाल हुआ था 6 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पद को त्याग किया था, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति, उनका कार्यकाल समाप्त माना गया था। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो प्रत्येक सदस्य है, प्रत्येक सदस्य अपने पद के ऊपर, इसके अनुसार क्या रहेगा? 6 वर्ष के लिए रहेगा, यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल रहेगा प्रत्येक सदस्य का, ठीक है। 6 वर्ष का क्या रहेगा? सदस्य का कार्यकाल रहेगा। अब ये हमने निष्कर्ष निकाला है जो संविधान की व्याख्या है। संविधान के अंदर लिखा गया था कि 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य होंगे। अब देखो अगर ये 6 वर्ष का सदस्य का कार्यकाल रहा तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि भाई जो 1952 में जो सदस्य चुने गए थे, क्योंकि राज्यसभा तो हमारी 1952 में गठित की गई थी। अब यहाँ पे कुछ सदस्य ऐसे थे जो 2 ही वर्ष तक रहे थे, कुछ सदस्य ऐसे 4 वर्ष तक रहे थे, कुछ ऐसे 6 वर्ष तक रहे थे। तो ये क्या प्रावधान था? तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो आपका आरपीए एक्ट था 1950 और 1951, उसके अनुसार संसद ने क्या निर्णय लिया? उसके अनुसार संसद ने निर्णय लिया कि भाई जो 1952 में चुने गए थे ना, यहाँ पे जो भी सदस्य चुने गए थे उनको एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा क्या किया जाए? एक लॉटरी सिस्टम चलाया जाए। उस लॉटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा भाई, जैसे पर्चियां होती हैं भाई, मान के चलो 10 कैंडिडेट थे, उन 10 कैंडिडेट्स में से टोटल यहाँ पे मान के चलो जितनी भी सीट्स थी उनमें से 10 कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ से अब की बार चले जाएं तो अगले सदस्य आ जाएं। तो फिर क्या हुआ, जितने भी सभी के सभी सदस्य थे ना, उनका लॉटरी सिस्टम के अंदर क्या हुआ, एक पर्ची के ऊपर नाम लिख के रख लिया गया। अब उनमें से जिस जिसकी पर्ची के ऊपर नाम आते गए वो क्या हुए, 1954 के अंदर यानी कि 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो गई। उसके बाद फिर आगे फिर यही सिस्टम चला, यानी कि जिनका 4 वर्ष के बाद 1956 के अंदर यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य को फिर यहाँ पे सेवानिवृत्त होना था। उसके बाद यहाँ भी क्या हुआ, लॉटरी सिस्टम फिर चलाया गया। उसी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जिसका पर्ची के अंदर नाम आ गया, यानी कि लॉटरी सिस्टम के अंदर जिस कैंडिडेट का नाम आ गया, जिस सदस्य का नाम आ गया, उसकी सेवानिवृत्त, उसका जो कार्यकाल था वो समाप्त माना गया। तो संसद ने ये निर्णय किसके तहत लिया था? आरपीए एक्ट के तहत लिया था। और ये सिर्फ पहले जो 1952 और 1952 के बाद यानी कि 1954 और 1956 के अंदर जो सदस्य थे उन सदस्यों का कार्यकाल रहा था 2 वर्ष और 4 वर्ष। उसके बाद जितने भी सदस्य आपके राज्यसभा के हैं, वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात भी करूं तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का माना गया है। जबकि संविधान के अंदर क्या लिखा गया है, संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सदन के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये आपकी पूरी की पूरी व्याख्या है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 83 के बारे में हमने ये बातें आपको जो बताई हैं, मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 84 की। तो अनुच्छेद 84 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 84, तो इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है कि जो संसद है, संसद की सदस्यता। अब जो संसद के सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या है? संसद के सदस्य की अर्हताएं या फिर आप कह सकते हो योग्यताएं। ठीक है, तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसा मैंने लोकसभा की वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से आपको अच्छे से बताया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताना चाहूँगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की होनी चाहिए उसके पास। उसके बाद हम बात करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है, ठीक है, न्यूनतम उम्र अगर राज्यसभा का सदस्य है तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और अगर लोकसभा का सदस्य है तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसके अलावा ये बातें आपको पता ही है, पागल व दिवालिया घोषित न हो। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ आरपी एक्ट के तहत बताए थे, लाभ के पद पे न हो, ठीक है, बुरे आचरण का न हो, 2 वर्ष से अधिक सजा न हुई हो, छुआछूत, सती प्रथा आदि में लिप्त ना हो, दल बदल का दोषी ना पाया गया हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि जो संसद के सदस्य हैं उसकी योग्यता क्या क्या है। तो ये आपको सारी चीज़ें मैं आपको लोकसभा वाले लेक्चर में भी करवा चुका हूँ, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है आपका। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो, अगर ना भी लेना चाहो तो देखो 1-2 क्वेश्चन अगर आपको इसका, वैसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता ही देता हूँ। शपथ जो होती है, शपथ के बारे में क्या बोलते हैं भाई, क्या शपथ होती है, थोड़ा सा अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो शपथ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो शपथ क्या लेता है। तो वो शपथ लेता है कि मैं, यानी कि जो भी सदस्य होता है वो बोलता है कि मैं संविधान के प्रति अपनी सच्ची आस्था एवं निष्ठा को बनाए रखूंगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो शपथ लेता है वो कहता है कि वो भारत की अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो ये जो हैं 2 शर्तें 2 शपथ के अंदर आती हैं। तो ये दो शर्तें बताई मैंने आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली शर्त क्या बताई कि मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। और दूसरी मैंने क्या बताया आपको कि दूसरी शपथ लेते वक्त वो क्या कहेगा कि भारत की जो अखंडता है और संप्रभुता है उसको अक्षुण्ण रखेगा। तो ये 2 शपथ लेता है। ये शपथ तो एक होती है, ये 2 शर्त होती है उसके अंदर। तो ये भी आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है अगर आप इनको भी याद रखना चाहो तो। ठीक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम जो राज्यसभा है, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रावधान पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल 89 की। तो आर्टिकल 89 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 हमें बताता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है सभापति, यानी कि सभापति का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 89 में। और इसके अलावा उपसभापति का वर्णन भी किसमें मिलता है? अनुच्छेद 89 में। तो सभापति एवं उपसभापति से रिलेटेड जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 89 के अंदर मिलता है। तो सभापति कौन होता है? हम सभापति के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। जो सभापति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सभापति की, ये सभापति कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। अब हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में इस पद के ऊपर कौन है? तो वर्तमान में इस पद के ऊपर है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये क्या है? राज्यसभा के क्या है? सभापति हैं। अगर मैं बात करूं उपसभापति की, तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह क्या है? ये वर्तमान उपसभापति हैं और ये क्या है? सभापति हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखो जो
भारत का उपराष्ट्रपति होता है, मैंने बताया वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात सभापति होता है। तो इसके अंदर राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो ही क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ये एक विशेष प्रावधान आप कह सकते हो राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा का जो विशेष प्रावधान है भाई, सबसे बड़ा प्रावधान जो लोकसभा का जैसे अध्यक्ष होता है, जो उसका पदेन अध्यक्ष होता है वो उसी का सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सबसे पहली बात, ठीक है। अब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो क्या उसे मत देने का अधिकार है? अब मत कौन सा, हम बात करेंगे पहले मत की। क्या उसे पहले मत का अधिकार है? पहले मत का मतलब क्या आता है भाई, वो सदस्य के रूप में मत डाल सकता है, तो वो सदस्य के रूप में मत नहीं डाल सकता, तो उसे पहले मत का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलो सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के, आपके दोनों के यानी कि पक्ष है और एक विपक्ष है, उन दोनों के वोट हैं वो बराबर हो जाए, तो उस समय क्या कर सकते हैं, ये निर्णायक मत डाल सकते हैं, यानी कि निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो निर्णायक मत का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओरली क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। जब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी कि सभापति पर, ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, उस दौरान क्या वो पहले मत का अधिकार, पहले मत का प्रयोग कर सकते हैं? यानी कि पहले मत के अधिकार का प्रयोग है उनके पास, तो पहले मत के जो अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं? उस दौरान वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। ये किस दौरान बताया मैंने आपको, जब भारत के उपराष्ट्रपति आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो राज्यसभा के जो सभापति हैं, पदेन अध्यक्ष हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, उस दौरान ना ही तो वो पहले मत का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान लोकसभा अध्यक्ष अपने पहले मत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं, इसीलिए पहले मत का प्रयोग कर सकते हैं। एक सदस्य के रूप में तो अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते उस दौरान, ठीक है। किस दौरान? जब उनके ऊपर क्या चल रहा हो, पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। अब हम बात कर रहे हैं, पद से हटाने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखो अब हम बात कर रहे थे कि पद से हटाने की अगर बात की जाए तो भाई जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि सभापति होता है और उपसभापति होता है, तो इनको अनुच्छेद 90 के तहत पद त्याग करना पड़ता है। अनुच्छेद 90 के तहत, ठीक है, पद से इस्तीफा आप कह सकते हो, या पद का त्याग कह सकते हो आप। तो ये बातें किसके अंदर आती है? आर्टिकल 90 के अंदर आती हैं। अब मान के चलो हम बात करते हैं एक बार सभापति के लिए। जो सभापति होते हैं, अगर ये सभापति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष ना रहें, अब पदेन अध्यक्ष ना रहें मतलब क्या हुआ, किस दौरान सभापति पदेन अध्यक्ष नहीं रह सकते? तो किस दौरान रह सकते? सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो जब हमारे देश के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस दौरान क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ भाई, जो हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, इनको कौन सा कार्यभार मिल जाता है? तो इनको राष्ट्रपति पद का कार्यभार मिल जाता है। तो उस दौरान ये सभापति के रूप में राज्यसभा में काम, पदेन अध्यक्ष के पद पे नहीं रहते, यानी कि उनको यहाँ से क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर राज्यसभा उसके पद को क्या कर देती है, पदेन अध्यक्ष के पद को निरस्त कर देती है, तो उनको यहाँ से हटा देती है। क्यों? क्योंकि अब वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है। अगर हम बात करें उपसभापति की, ठीक है, उपसभापति की, अगर उपसभापति अपने पद पे ना रहें तो उनके पद पे रहने के कौन कौन से कारण हैं? या तो वो राज्यसभा के सदस्य ही ना रहें, ठीक है, या तो वो राज्यसभा के
सदस्य ना रहें, या फिर पद से इस्तीफा दे दें, पद से क्या कर दें, त्याग पत्र दे दें, इस्तीफा दे दें। किसे देंगे ये पद से इस्तीफा, ये पद से इस्तीफा देंगे सभापति को, ठीक है। किसको देंगे ये, सभापति को देंगे। सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। तो पद से इस्तीफा किसको देते हैं, सभापति को देते हैं। या फिर इनको पद से हटाया जाए, ठीक है, पद से हटाया जाए। तो पद से हटाया जाना, उस दौरान क्या होगा, अब देखो मैं दोनों बातें बताऊंगा आपको, चाहे वो उपसभापति की हो चाहे वो सभापति की हो, ठीक है। सभापति और उपसभापति दोनों के लिए बताऊंगा। अगर इनको पद से हटाया जा रहा है तो 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कहाँ देना पड़ेगा, सभापति को और उपसभापति में को, किसके द्वारा दिया जाएगा ये नोटिस, ये नोटिस सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के द्वारा क्या दिया जाएगा, ये नोटिस दिया जाएगा कि 14 दिन पूर्व की आपके ऊपर पद से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ठीक है। तो क्या आप इसके प्रति सेटिस्फाई है या नहीं है, तो उनको ये 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है राज्यसभा की तरफ से। तो इनके ऊपर जो पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है, चाहे वो सभापति हो चाहे उपसभापति हो, तो वो पहले कहाँ चलती है, राज्यसभा के अंदर चलती है। तो ये बातें भी आपको थोड़ी सी माइंड के अंदर थोड़ी सी सेट कर लेनी है, ठीक है। तो अगर आपका भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। उसके बाद देखो थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके, उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। अब जैसे लोकसभा के अंदर मैंने बताया था आपको, जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद होती है लोकसभा में, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जबकि हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के प्रति मंत्री परिषद क्या है, उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। जो मंत्री परिषद है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये विशेष प्रावधान है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें वेतन की, तो वेतन की अगर बात करूं तो राज्यसभा का जो सभापति है चाहे वो उपसभापति है, इन दोनों को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष सभापति के रूप में और उपसभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उनको जो वेतन दिए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति का अलग है, हम राष्ट्रपति के बारे में बाद में बात करेंगे, हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, उसको जो वेतन दिया जाता है वो अनुच्छेद 97 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 97, अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में दिया जाता है, ठीक है। राज्यसभा पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति, ठीक है, राज्यसभा पदेन अध्यक्ष कह सकते हो आप। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो सभापति के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो उनको वेतन दिया कितना जाता है, अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, वेतन के बारे में थोड़े से 1-2 पॉइंट लिखवाई देता हूं मैं आपको। भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है 5 लाख रुपए, ठीक है। हम बात कर रहे थे सभापति की, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, सभापति की यानी कि उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 4 लाख रुपए, ठीक है। उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति। अब हम बात करेंगे उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। उपसभापति को जो वेतन दिया जाता है वो वेतन दिया जाता है 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को कितना वेतन दिया जाता है। और ये क्वेश्चन स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है, क्योंकि पहले क्वेश्चन बॉयज़ के लिए पूछा गया था। अब गर्ल्स के लिए क्वेश्चन क्या है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको कितना वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो देखिए आगे विशेष प्रावधान कुछ और हैं, उनके बारे में बात करेंगे।
अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 249 की, ठीक है, अनुच्छेद 249। इसके अनुसार क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य के अंदर अगर राज्यसभा को लगे कि किसी भी राज्य के अंदर कोई भी विषय ऐसा है कि वो विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, ठीक है, तो राज्य के अंदर क्या हो गया, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी संवैधानिक विषय है, ठीक है, कोई भी संवैधानिक विषय है, अगर वो राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा 2/3 उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्य, यानी कि 2/3 सदस्यों से बहुमत को पास करके संसद के द्वारा कानून बना सकती है, ठीक है। अब देखो, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बताया है, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि अनुच्छेद 249 हमें कहता है ये विशेष प्रावधान सिर्फ राज्यसभा के अंदर है, लोकसभा के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी कि राज्यसभा क्या कहती है भाई, 249 के अनुसार, भारत का संविधान के अनुसार जो 200 अनुच्छेद है उसके अनुसार कहा गया है कि कोई भी ऐसा विषय है राज्य का जिसके बारे में यूं लगे कि वो राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है, एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, तो उस विषय के ऊपर राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा एक 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत यानी कि राज्यसभा के अंदर उस दौरान जो भी सदस्य उपस्थित हैं और जिसने भी मतदान किया है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से एक कानून को पारित कर सकती है और उस कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, एक ऐसा कानून बना सकती है अगर कोई भी विषय उसको यूं लगे कि वो विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को ये भी विशेष प्रावधान है कि वो अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। अब आपको पता होगा अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी, 3 तरह की आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक है आपकी IAS, IPS और IFS, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इन सेवाओं का राज्य एवं केंद्र के अंदर, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का राज्यों एवं केंद्र के अंदर सर्जन कर सकती है, इनका गठन कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 312 के तहत ये प्रावधान किसको है, राज्यसभा को है सिर्फ, और ये किस बहुमत से पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नई अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। तो किस बहुमत से करेगी, वो सेम रहेगा, ये 2/3 बहुमत रहेगा, जो सदस्य उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनका, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कानून बना के, यानी कि बिल पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है किसी भी राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल अचीवमेंट कह सकते हो, स्पेशल प्रावधान है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें जो है राज्यसभा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। एक बार इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, हम आर्टिकल 312 के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन और बनने की उम्मीद है। देखो, हमने 312 के बारे में आपको बता दिया। अनुच्छेद हम बात करेंगे अब 309 की। अनुच्छेद 309 भी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ही है। इसके अंदर क्या है कि भाई जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, इनके जो अधिकारी हैं, ठीक है,
इनके जो अधिकारी हैं अखिल भारतीय सेवाओं के, अधिकारी का मतलब क्या है, चाहे वो IAS हैं, चाहे वो IPS हैं और चाहे वो IFS हैं, यानी कि इनके जो अधिकारी हैं और इनकी जो सेवाएं हैं, ठीक है, इनकी जो सेवाएं हैं या फिर आप कह सकते हो जो भी शर्तें हैं, जो भी कंडीशन होती हैं तो इनका जो निर्धारण होता है, इनकी कितनी सेवा रहेगी, कितनी क्या क्या शर्तें हैं, उनका निर्धारण कौन करती है, उनका निर्धारण होगा संसद के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 309 में कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो भी अधिकारी हैं उनकी सेवा एवं शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा होगा, संसद के द्वारा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 310 की, अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310 हमें कहता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और उनके अधिकारी हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं और उनके जो अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे या प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 311 की। अनुच्छेद 311 कहता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और उनके जो अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति के अधीनस्थ, यानी कि राष्ट्रपति के अधीन जो भी अधिकारी आते हैं तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, नहीं हटाया जा सकता। तो राष्ट्रपति के जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी आता है तो उनको क्या है, ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवाएं उनके जो अधिकारी हैं यानी कि IAS, IPS और IFS, इनको हटा नहीं सकते वो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 311 कहता है। तो ये कुछ प्रावधान जो मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ राज्यसभा के अंदर है, ऐसा लोकसभा के अंदर नहीं होता। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो भी हमने कंटेंट आपको बताया है, जो भी चीज़ें करवाई हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो वो हमें आप बताइए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के अंदर, तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।